नमस्कार, मैं अतुल जैन। नेता नगरी 24/7 चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसे सामाजिक संस्था से मिलने जा रहे हैं जिन्होंने समाज में बहुत सारे काम, ज़रूरतमंदों के काम जो किए हैं, वो आज हम इनसे सुनेंगे कि आपने किस तरह ये सब काम किए, आपके मन में विचार क्या थे, और इसके साथ आने वाले जो उनके काम है उनके बारे में जानेंगे। तो आज हमारे साथ जन प्रहार फाउंडेशन के अध्यक्ष संस्थापक श्री रविकांत शुक्ला जी यहाँ पे उपस्थित है। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। आज जब कोरोना के काल में सब संकट में थे, परिस्थिति ऐसी थी कि लोग कैसे जिएंगे और किस तरह इस संकट से बाहर निकलेंगे। ऐसे समय में बहुत सारी संस्थाएं अपने देश में काम कर रही थी। इसके साथ जन प्रहार फाउंडेशन भी काम कर रही थी। तो इस काम में जब कोरोना का दूसरा फेस, दूसरी लाट जो थी, उस समय थोड़ा सा लोगों ने मन में एक शांति का वातावरण निर्मित हुई और लोग समझ गए कि अब हम इस संकट से बाहर निकल सकेंगे। तो इस समय ऐसी परिस्थिति कि अभी जो त्यौहार थे वो एक कोरोना के पहले फेज़ में लोग नहीं मना पा रहे थे, और उसके बाद जब ये दूसरे फेज़ में उत्सव शुरू हुए, तो जब गणेशोत्सव था, नवरात्रि का उत्सव था, इस समय लोग कहाँ से मंडल फंड लाएंगे और ये उत्सव सेलिब्रेशन करेंगे। तो जब जन प्रहार फाउंडेशन कोरोना काल में अनाज बांट रहे थे, फिर मास्क बांट रहे थे, ऐसे बहुत सारे उपक्रम वो कर रहे थे, तो रविकांत जी के मन में सवाल आया कि अब उत्सव भी होने चाहिए। और उनके मन में गणेशोत्सव में ऐसा आया कि ये जो उत्सव है वो लोग पीसफुल मनाएं, पैसे का किसी को संकट ना हो, आर्थिक संकट ना हो। ऐसे बहुत सारे विषय उनके मन में आए और उन्हें अंधेरी के मोगरापाड़ा हो, गुंदवली हो, तिल्ली गली हो, पूरे अंधेरी विधानसभा के क्षेत्र में एक आमदार की तरह वो लोगों तक पहुँचे और हर मंडल को उन्होंने सपोर्ट किया। तो मैं जानना चाहूँगा रविकांत जी कि आपने किस प्रकार मंडलों को आपने सहायता की और उत्सव अच्छी तरह से मंडल मना पाए। धन्यवाद अतुल जी। मैं फिर से आपके प्रमोटर्स और सब्सक्राइबर्स को धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने हमें मौका दिया आपके बीच में आने के लिए, और आपने बहुत बड़ा टैग दे दिया है ये आमदार का। छोटे लोग हैं, समाज सेवक हैं, समाज सेवा करना है। कोविड के दौरान जैसा आपने कहा, सेकेंड फेज़ में भी हो या फर्स्ट फेज़ में हो, हमने रियलाइज़ किया कि लोगों की जो ज़रूरतें थी वो पूरी नहीं हो रही थी। और हम लोग कोविड के दौरान खास करके सेकेंड फेज़ में हम लोग पब्लिक के बीच में थे। लोगों से एक आत्मीयता की भावना हो गई थी, एक फैमिली का रिलेशन हो गया था। बहुत लोगों का हम लोग रात रात भर जागे रहते थे, लोगों को कोविड में बेड्स दिलाने के लिए, ऑक्सीजन सिलेंडर्स दिलाने के लिए। हम लोगों ने ऐसे दौर भी देखा है कि हमने लोगों को, कितने लोगों को हेल्प किया है, फिर वो फैमिली का जो मेंबर था वो उनका डेथ हो गया। तो हमने खुद के ही ऐसा लगा कि खुद का ही कोई चला गया होगा। ऐसे में हमारा जो बॉन्डिंग क्रिएट हो गया था, जब ये फेस ठीक होना शुरू हुआ, तो हमारे दिमाग में ये सवाल उठा। गणेश उत्सव आ रहा था, मंडल के पास फंड नहीं थे, बहुत सारे मंडल्स के पास। और हमें जब ये मालूम पड़ा, हमारे पास कुछ एक मंडल आए थे, शुरुआत में चर्चा हुई थी। हमने कहा डेफिनेटली हम लोग आपको जो हमसे संभव मदद हो पाएगा हम करेंगे, हम उसमें कोई भी बिना पक्षपात किए हम लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। ऐसे में हमने डिसाइड किया कि लोगों का जो फंड देने वाले थे, दुकानदार थे, जो मिडिल क्लास इनकम जो लोग जिनको था, तो हमने देखा कि मिडिल क्लास वर्स्ट अफेक्टेड था इस कोविड के दौरान। और ये सबसे ज़्यादा हमने ये भी इनको ही अफेक्टेड पाया कि इन्होंने अपना सैलरी कट हुआ था, इनके जॉब्स चले गए थे। किसी का सैलरी बढ़ा था तो बेचारे ने जाके नाला सोपारा विरार में फ्लैट ले लिया था कि मैं ईएमआई से भरते रहूँगा। अचानक से कोविड, किसी ने सोचा नहीं था, कोविड आया, उनकी जॉब चली गई। उन्होंने फिर से डिसाइड किया उठने के लिए। पर ये सब के बाद एक फेस्टिवल को जो बॉन्डिंग चाहिए, जो यूनिटी चाहिए, वो आप कैसे देंगे जब जो मंडल के जो बच्चे ही हैं, जो पैसा जमा करते हैं, घूमते हैं, बाहर जाते हैं, वो आज स्ट्रगल कर रहे हैं जॉब के लिए, घर के लिए, अपना घर बचाने के लिए।
उस दौरान हमने और मैंने और मेरी पूरी टीम ने डिसाइड किया कि कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, हमसे जो हो पाएगा, गणेशोत्सव हो गया या नवरात्रि हो गया, हम जो नहीं भी आया था उसको भी हमने फ़ोन करके बुलाया, उसको भी बोला कि हम आपके लिए वर्गणी निकाल के रखे हैं, आप आइए हमसे लेके जाइए। और ये सिर्फ अपने विभाग में नहीं, हम लोग बाहर भी अंधेरी भर में हमने किया है ये काम। और ये आशा रहेगा कि हम आगे भी वो मंडल के साथ अब जो बॉन्डिंग हो गया, एक फैमिली के जैसा बॉन्डिंग हो गया है, आगे भी वैसा ही फैमिली बॉन्डिंग रहेगा। और हम उनका जो संभव मदद हो पाएगा, वो यूथ एम्पावरमेंट हो गया, उनको स्किल देना हो गया, उनको कैसे पैर पे खड़ा करे वापस, वो सारी चीज़ें हम लोग फिर से करने की कोशिश करेंगे। रविकांत जी, एक जब गणपति नवरात्रि में बैनर्स लगे थे तो हमने एक विशेष एक टैगलाइन देखी थी जिसके ऊपर नम्र सेवक लिखा था। ये क्या बात है? नम्र सेवक बहुत सोच रहे थे लोग कि ये कौन सा टैगलाइन नया है, और आपके मन में एक क्या सवाल था कि नम्र सेवक, मैं नम्र सेवक हूँ, तो क्या विचार है आपके? ये फिर से मेरे टीम का काम था। ये उनका ये कहना था कि आप लोगों को इतना हम्बल होके, इतना पोलाइट होके लोगों से डील करते हो, और जो लोग भी आते थे मिलते थे वो यही कहते थे कि आप में ऐसा अहम वाला, ईगो वाला कोई भावना है ही नहीं, आप सबसे मिलते हो, सबके लिए एक्सेसिबल रहते हो। तो आज का नम्र सेवक कल का नगर सेवक, ऐसा एक जन ने कहा। तो मैं बोला अगर ऐसा कोई मौका आया जब हमें आगे के फेज़ में जब चुनाव लड़ेंगे हम और नगर सेवक बनते भी है, तो भी हम वो टैग लाइन नगर सेवक का नहीं यूज़ करेंगे, नम्र सेवक का यूज़ करेंगे। क्योंकि इंसान को एक याद होना चाहिए, अगर आप पॉलिटिकल एरिना में उतर रहे हो, आप समाज सेवा के लिए उतर रहे हो, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप जनता के सेवक हो, और सेवक को हमेशा नम्र होना चाहिए। तो वो एक भावना लेके मैं और मेरी पूरी टीम इसमें उतरी। और हमारा शुरुआत में भी हमने जो हमारा जब जनप्रहार फाउंडेशन स्थापित हुआ था, तो हमने एक टैगलाइन दिया था, राजकारण नहीं फक्त समाज कारण। तो हम सिर्फ समाज के कारण में ही के लिए उतरे हैं। आगे चुनाव भी लड़ेंगे तो समाज के हित के लिए लड़ेंगे। एक ब्लूप्रिंट दिमाग में तैयार है कि कैसे अपने वार्ड को एक आदर्श वार्ड तैयार करना है, कैसे आदर्श वार्ड बनाना है, लोगों को बताना है कि 227 वार्ड में कैसे हमारा वार्ड आदर्श वार्ड बन सकता है। और ये बाकी के नगर सेवक को भी एक सिखाना है कि मैं ऑन एयर नहीं बोलना चाहूँगा, बट जो लोगों में भावना है, एक रोड का ही हो गया। अब रोड का अगर आप एक समझिए, पारसी पंचायत रोड से आप नागरदास रोड को आपने बनाने के लिए खुदवा दिया है, या तेली गली का जो आर्टीरियल रोड है जो जसलोक के पास निकलता है, आपने उसको खुदवा दिया है, तो आपको ये सोचना चाहिए कि उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं, आपने टेंडर तो पास कर दिया, पर उसके स्टैंडर्ड्स है वो फॉलो हो रहा है कितना? एक 6 इंच के उसमें मानक होते हैं जो ब्यूरो ऑफ सेफ्टी ऑफ रोड स्टैंडर्ड्स होते हैं। पर मुझे बोलते हुए ये अफसोस हो रहा है कि कोई भी नगर सेवक ये जेई को या कॉन्ट्रैक्टर को लायबल होल्ड नहीं करता है। अभी पिछले हफ्ते ही, या इसी हफ्ते, आपसे शनिवार है, इसी हफ्ते हाई कोर्ट ने कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स को ब्लैकलिस्ट किया है जो बीएमसी के साथ जो जुड़े हुए थे, जिनको रोड के टेंडर्स मिल रहे थे। तो अगर हम जैसे लोग आगे आके इस चीज़ पे आवाज़ नहीं उठा पाएंगे, ये चीज़ कर नहीं पाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि फिर हमें वो नगर सेवक का, या वो दिमाग में फिर आपको नगर सेठ बैठ गया है। तो पहले से ही नम्र सेवक रहिए, लोगों से हाथ जोड़ के रहिए। लोगों को ये भावना होना चाहिए कि आपके पास कभी भी एक्सेसिबल आप हो उनके लिए, आप उनके लिए हमेशा खड़े रहोगे। तो इसीलिए वो नम्र सेवक का टैगलाइन है। रविकांत जी, आपका ये जब मैं बात सुन रहा था तो मुझे ऐसा लगता है कि हर इलेक्शन में, अभी समझो मुंबई महानगर पालिका कितने हज़ार करोड़ की महानगर पालिका है, लेकिन इसके बाद भी लोगों को फुटबॉल की तरह खिलाया जाता है और हर इंसान का मजाक बनाया जाता है। जैसे खड्डे का विषय हो, कुछ भी विषय हो, ये नॉर्मल हो गया, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा राजकारण होता है, गंदा राजकारण होता है। तो एक शर्म लगती है कि ऐसा क्या कि लोगों को तकलीफ दे के ये लोग उसके ऊपर राजकारण करें, और आने वाले इलेक्शन में फिर उनको पब्लिक के पास जाने के बाद फिर जनता भी ऐसी है कि सब कुछ भूलने के बाद फिर मतदान देने के लिए निकल पड़ती है। तो ये सब बातें बहुत दिल को छूती है। इसके बारे में आप थोड़ा सा क्या कहेंगे? जैसा आपने कहा, पब्लिक का जो मेंटालिटी रहता है वो एक ग्रुप साइकोलॉजी रहती है। आप कहीं पे बैठते हो, आप एक पक्ष के हो, तो उस पक्ष के बारे में जो माहौल ऊपर तैयार होता है वही नीचे परपेचुएट होता है। बट महानगर पालिका का अगर आप इलेक्शंस की स्पेसिफिकली बात करेंगे तो बहुत छोटे मुद्दे हैं ये, और बहुत ही ज़रूरत के मुद्दे हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई पक्ष या आपको पक्ष का सिंबल भी चाहिए। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, अगर आप लोगों के बीच में अपना ब्लूप्रिंट दे पा रहे हैं कि आप क्या मसौदा तैयार करके लाए, कैसे आप लोगों का काम करना चाहते हो, तो आपको इसमें कोई
पक्ष की ज़रूरत नहीं है। आपको लोगों से 1-to-1 अगर कांटेक्ट है, अगर आप लोगों को समझा पा रहे हो कि आप कहाँ पे लेके जाना चाह रहे हो अपने वार्ड को, उनको खास करके, तो ये एक अपने आप में एक चेंज आ सकता है। जैसा आपने अभी कहा हज़ारों करोड़ का टेंडर, तो हज़ारों करोड़ का जो महानगर पालिका है, अभी जनवरी 2021 में 98 करोड़ रुपए, सिर्फ 98 करोड़ रुपए के ईस्ट वार्ड को असाइन हुआ था सारे नगर सेवकों की, आप काम करिए, कम फंड्स असाइन हुए थे अपार्ट फ्रॉम जो उनको फंड मिलता है। इस 98 करोड़ में किस नगर सेवक ने आपको क्या डेवलपमेंट देखने को मिला है पूरे अंधेरी में, ये एटलीस्ट मैंने तो कुछ खासा नहीं देखा है। देखा है डेवलपमेंट वहीं पर जो रोड बन रहे थे उसी को उखाड़ के, जो अच्छे रोड थे उसी को उखाड़ के वापस से नया रोड बन गया, कि कैसे फंड्स को यूटिलाइज किया जाए। तो ज़रूरत है कि नगर सेवक जो आए उसको ये समझना चाहिए कि वो फंड्स का यूटिलाइजेशन प्रॉपर हो। अगर कोई मिडिल क्लास है तो मिडिल क्लास आदमी भी टैक्स भर रहा है, कोई गरीब आदमी है, गरीब आदमी भी टैक्स भर रहा है। ज़रूरी नहीं है कि आप इनकम टैक्स फाइलिंग करें 5 लाख रुपए के ऊपर कमाएं। अगर मैंने एक पार्ले जी का बिस्किट भी खरीदा है, या मैंने अगर मैं एक ऑटो ड्राइवर भी और मैं रोड टैक्स भी ऑटो का भर रहा हूँ, तो भी मैं महानगर पालिका में कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। तो ये नगर सेवक को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये उनका फंड है। नगर सेवक फंडा तो नहीं होता है, ये पब्लिक फंड का होता है। और पब्लिक फंड में मैं कंट्रीब्यूट करता हूँ, आप कंट्रीब्यूट करते हैं, ऑटो वाले कंट्रीब्यूट करते हैं, हर एक आदमी जो एक जाके दुकान से एक चॉकलेट भी खरीदता है वो उस फंड में कंट्रीब्यूट करता है। हमारा सिस्टम ही ऐसा है, हमारा सिस्टम ऐसा है, वो फंड हमारे थ्रू ही जनरेट होता है वो। तो ज़रूरत ये है कि नगर सेवक लोगों को मेरे ख्याल से एक ट्रेनिंग कैंप होना चाहिए लगातार, उनको बताना चाहिए कि आपको क्या करना है। जो डिपार्टमेंट हैं उनको उनके रूल बुक्स होते हैं, हर डिपार्टमेंट के रूल बुक्स होते हैं। नगर सेवक लोग आते ही तुरंत क्या तो काम में लग जाते हैं, मुझे बोलने ऑनलाइन शर्म आती है, क्योंकि आज के दौर में सबको उसी तरह से इक्वेट किया जाता है कि ये भी आएगा तो वही करेगा। तो लोगों को ये नगर सेवक लोग को कंपलसरी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम देना चाहिए, एक एग्ज़ाम कंडक्ट करना चाहिए कि हाइड्रोलिक हो गया, जैसे वाटर डिपार्टमेंट आपका मेंटेनेंस हो गया, बिल्डिंग फैक्ट्री हो गया, जितने भी आपके डिपार्टमेंट है उनके रूल बुक्स, उनके बीच में उनका एग्जाम होता रहना चाहिए। उनके भी एमसीक्यू क्वेश्चन होने चाहिए, उनके भी रिटर्न क्वेश्चन होने चाहिए, उनको आने चाहिए टेस्ट। तो अगर वो टेस्ट होते रहेगा, वो उनको ज्ञात रहेगा कि वो क्या बैठे हैं, उनको वो फेल होने का डर रहेगा। पब्लिक के सामने उनका आप एग्जाम कर दीजिए, उनका रिजल्ट डाल दीजिए। जैसे आप वो प्रजा फाउंडेशन है, आप जानते होंगे, प्रजा फाउंडेशन नगर सेवक को रेट करती है कि नगर सेवक क्या काम कर रहा है। तो इस तरह से अगर बीएमसी भी अगर इस बीएमसी ने भी जो ये कमिटमेंट दिखाई, अगर लोगों के बीच में उनका मार्कशीट लेके आ गए कि ये नगर सेवक को इतना मिला है, तो हर एक नगर सेवक में एक जज्बा आ जाएगा कि नहीं मुझे ये, उनको मतलब लाइफ इज़ अ लर्निंग प्रोसेस, आपको हमेशा सीखना है। अगर आप वो सीखने से पीछे हट गए तो आप कहीं भ्रमित हो गए हो। तो ये लोगों को सिखाना ज़रूरी है, नगर सेवक को सबसे पहले सिखाना ज़रूरी है। आप जो ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाते हैं, IIM अहमदाबाद चल जाते हैं, आपको लंदन लेके चल जाया जाता है, ऑक्सफोर्ड लेके चला जाया जाता है, मैं बोलूँगा उतना खर्चा मत करिए, उनको यहीं पे बताइए कि आपको ये रूल बुक पढ़ना ज़रूरी है। अगर ये रूल बुक आप पढ़ लिए तो आप बाहर भी जाके इस तरीके से आप काम कर सकते हो। सही बात है। इसी बात का दुख था कि लोग इलेक्शन आने के बाद घर घर पहुंच जाते हैं, लेकिन जो प्रश्न होते हैं वो वहीं पे रह जाते हैं। अच्छा रविकांत जी, दूसरी बात ये थी कि थोड़ा हटके सवाल कि आप अपने काम के साथ, समाज कार्य के साथ, आपको जानवरों से भी बहुत लगाव है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जानवर से लगाव मतलब बहुत बहुत लगाव है। ये मेरा ऐसा पहलू है जो जब मैं लोगों के बीच में, मैं हमेशा एक गुमनाम समाज सेवक था। मुझे कोई मदद के लिए फ़ोन करता है तो मुझसे जो संभव मदद था मैं पहले भी करता था, जब ये संस्था नहीं शुरू थी। और ख़ास करके मैं उनका करता था जो मुझसे क्लोजली कनेक्टेड थे और जो पापा के से कनेक्टेड थे। तो मुझे अगर पापा ने बोल दिया कि इनको XYZ को हेल्प चाहिए तो मैं पीछे हटता नहीं था, जो मुझसे हो पाया था मैं करता था। बट जानवरों के लिए प्यार तो मेरा कई सालों का प्यार है। और बचपन में मैं डॉग से स्पेशली बहुत डरता था। एक दिन ऐसे दिल्ली में मैं पढ़ाई कर रहा था सिविल सर्विसेज का। मैं वहाँ पर डॉग्स को ऐसे फीडिंग करते करते एक बॉन्डिंग हो गया, उसके बच्चे हुए। वो करते करते आज मेरे पास दिल्ली में मैंने एक फार्म हाउस बनाया है नोएडा में। मेरे पास 14 डॉग्स हैं वहाँ पर, और बच्चे की तरह ही ट्रीट करता हूँ उनको। मतलब यहाँ पर भी मुंबई में 65 डॉग्स सुबह शाम 2 समय फीडिंग होता है उनका, मैं करता हूँ। और फीडिंग के साथ जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है कि फीडिंग के साथ आपको रिस्पॉन्सिबल फीडिंग करना है, जिसमें आपको उनका स्टेरिलाइजेशन करना है। एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम होता है
जिसमें उनका नसबंदी का कार्यक्रम होता है, उनका बच्चेदानी निकालने का कार्यक्रम होता है। अगर आपने एनिमल बर्थ कंट्रोल इम्प्लीमेंट कर दिया तो जानवरों की संख्या रोड पर कम हो जाएगी। उनको एक डिग्निफाइड लिविंग, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलता है, हम लोग अपने फंडामेंटल राइट की बात करते हैं, फंडामेंटल राइट, हमारा फंडामेंटल ड्यूटी भी है, जो आर्टिकल 50 संविधान के आर्टिकल 51A(g) में लिखा हुआ है कि हमें वाइल्ड लाइफ के प्रति प्यार, सद्भावना दिखाना चाहिए, कंपैशनेट टुवर्ड्स वाइल्ड लाइफ एंड वाइल्ड एनिमल्स। तो ये हमारा ड्यूटी है। तो मैं उसको ड्यूटी को बहुत ही दिल से मैं लगा चुका हूँ, मतलब बिना जाने कि ये भी ड्यूटी कोई एग्जिस्ट करती है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें भी मैंशनड है, पर कोई स्टेट गवर्नमेंट या बीएमसी इसमें आगे आती नहीं है। तो मेरा ये भी लक्ष्य है, अगर आगे जाके अगर मुझे जनता का नुमाइंदगी करने का मौका मिला तो एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम मैं बहुत इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कराना चाहता हूँ। मतलब ये लक्ष्य है मेरा कि आने वाले 15-20 सालों में कोई भी जानवर रोड पे दिखे ना, उनका या तो शेल्टर हो या तो उनको वहीं पर अगर क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अधिकार दिया है उनको, आप 8 दिन में कोई भी जानवर को आप वापस से उसी जगह पर रिलीज़ करना है ऑपरेशन करने के बाद, खास करके डॉग्स एंड कैट्स। तो अगर आपने उनको प्रॉपर टाइम पे स्टेरिलाइजेशन कराया, पब्लिक पार्टिसिपेशन किया आपने इसके अंदर कि अगर गुंदवली इलाके में इतने डॉग्स हैं, XYZ अमाउंट ऑफ डॉग्स, अगर वहाँ के लोग पार्टिसिपेट किए, क्योंकि हर जगह फीडर्स हैं, ठीक है, और मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट होता है, कहीं पर कुछ इंसिडेंट हो जाते हैं, पर वो अगर आपने इंसिडेंट अगर लोगों को दरकिनार करके उनको एक बॉन्डिंग की तरह सिखाया, उनको एनिमल फीडिंग सिखाया, उनको रिस्पॉन्सिबल फीडिंग सिखाया, आपने उनका बर्थ कंट्रोल किया, तो डॉग्स और कैट्स का उम्र 10, 12 साल, 14 साल होता है ऑन रोड। तो आने वाले समय में मुंबई में तो एटलीस्ट महानगर पालिका में रीजन में आपको डॉग्स नहीं दिखेंगे रोड पे, जो भी होंगे किसी घर में होंगे, प्रेम से रहेंगे। तो उसी मकसद के बाद मैं अपने एंड पे जहाँ पर भी मैं रहता हूँ, मेरा सबसे पहला टारगेट रहता है आसपास के डॉग्स का सर्वे करना। मैं खुद ही करता हूँ, उनको मैं फीड करता हूँ, उनको उनका अगर मेडिकेशन की ज़रूरत, उनका तबीयत ख़राब है, उनको लेके जाता हूँ। बहुत सारे NGOs को मैं हेल्प भी करता हूँ, अपने एंड से स्पॉन्सर करता हूँ मैं उनको क्या चाहिए, 2 टाइम फीडिंग में उनका करता हूँ, उनको कोई भी मेडिसिन की कम ज़रूरत पड़ती है तो मैं उसमें पीछे नहीं हटता हूँ। तो ये प्यार बहुत ही अलग प्यार है। और बेज़ुबान लोगों का मदद करना, जो अनकंडीशनल लव होता है, वो जो आप अपने परिवार को दे सकते हो शायद उनको दे सकते हो, और वो प्यार आपको बिना उनके बोले रेसिप्रोकेट होता है। जानवर आपको उसी तरीके से रेसिप्रोकेट करते हैं वो प्यार। लोग बोलते हैं कि आप पॉलिटिकल थॉट से उतरे हो, अगर जो कोई सोचता होगा तो समाज सेवा का जो ये है कीड़ा है वो बचपन से चलता है। और इन चीज़ों से मैं लोगों को बताता हूँ कौन सा डॉग मुझे वोट करने उतरेगा, कि मैं कौन से डॉग को हेल्प कर दूंगा। और बट ये है कि ऐसी जो चीज़ें होती है जो अपना खुद का हेल्प नहीं कर पाते हैं, मुझे उनका हेल्प करना बहुत अच्छा लगता है, जिसमें मैं एनिमल्स को प्रायोरिटी देता हूँ और एनीवन। रविकांत जी, आप जो बोलते रहे थे मुझे ऐसा लगता है मैं सुनता ही रहूं, इतना अच्छा लग रहा था, क्योंकि इतनी बड़ी सोच और इतनी बड़ी समझ आज किसी कोई नगर सेवक को नहीं होगी या महानगर पालिका के अधिकारियों को नहीं होगी। बहुत सारे डिपार्टमेंट है जो जानवर